हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस इरा। मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ मैं, जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले वीडियो पार्ट 2 में डिस्कशन करना भूल गया था मैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उस एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, वो थोड़ा सा सुन लेते। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए थे आपका रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का नीड क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का नीड क्या है भाई? एनेबल द बॉडी टू गिव द क्विक रिस्पॉन्स फॉर द डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन आपके बॉडी में क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इसका फंक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, ब्रेन के ओवरलोडिंग कंडीशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन फंक्शंस। क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स करना ये भी अगर ब्रेन को करना पड़ जाए तो फिर ब्रेन का काम जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स ओनली फॉर द डेंजरस सिचुएशन के लिए। ये बात हम लोग पिछले पार्ट में, हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, जो आपको नीचे में लेके आएंगे, यहाँ पे जो लास्ट पैसेज था जो था, हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन जो है जो इंटरनल में डाल रहा हूँ इसमें, व्हाई रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क have evolved in animals। ये क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ मैं, व्हाई, आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज, बस यहाँ से आप इसको इसमें से निकाल के आंसर लिख देना कि रिफ्लेक्स एक्शंस एनिमल में क्यों होते हैं, थिंकिंग ऑर्गन क्यों नहीं होते। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये 2 पॉइंट हम लोग जो पिछली वीडियो में छोड़ दिया था मैं, वो यहाँ पे था। चूँकि इंटरनल क्वेश्चंस इसमें से निकल रहे थे तो वहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ मैं कि इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा आप लोगों को पार्ट 3 में ह्यूमन ब्रेन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो पहले हम लोग पार्ट कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, है ना। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप जानते भी होंगे कि ह्यूमन ब्रेन का पहले डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है हम लोगों का एनसीईआरटी का डायग्राम। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नेम इज द फोर ब्रेन, सेकेंड नंबर इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड नंबर इज द आपका हाइंड ब्रेन। ये हो गया आपका फर्स्ट मान, ये हो गया आपका सेकेंड नेम हो गया, और ये आपको हो गया थर्ड नेम, ठीक है ना। फर्स्ट नेम इज द फोर ब्रेन, सेकेंड नेम इज द मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। अब इसको यहाँ पे जो डायग्राम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो व्हाइट कलर का जो डायग्राम दिख रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, ये केवल मिड ब्रेन, बहुत छोटा सा पार्ट है ना। उसके बाद हैंड ब्रेन में ये पोन सेक्शन, अब मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये सेक्शन जो मिडुलर सेक्शन से, और ये सेक्शन जो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेक्शन है ये आपका पूरा सेरिबेलम पार्ट है, जो हैंड ब्रेन में तीनों आते हैं। ये सब का फंक्शन मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। और फिर ये मेडुला के बाद स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कशन करूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। तो चूँकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको बहुत अच्छा से समझने की आवश्यकता है, इसके पार्ट्स का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसमें से, वो है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक का नाम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक का नाम होगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल, इस सब को नोट कर सकते हैं आप इसको समझने के लिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब हम लोगों के बुक में ऑलरेडी मेंशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये बात समझने देते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिफाइन करेंगे अगर हम लोग, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स हो गया कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन वी कैन कॉल इट ब्रेन। और दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों का, दैट्स नेम इज स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट नेम इज द ब्रेन, सेकेंड नेम इज द स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में डिवाइडेड जो है उसका नाम है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड नंबर इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम शॉर्टकट। अब ये सोमेटिक और ऑटोमेटिक क्या है भाई, ऑटोनोमिक क्या है, तो ऑटोनोमिक ऐसे समझ लो कि ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन आवर विल, ये हमारे विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। और सोमेटिक मीन्स हो गया, ये हो गया वॉलंटरी, मीन्स जो काम हम अपने चाहत की बिना पे अपन इच्छा से अगर करते हैं हम लोग, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो गया वॉलंटरी एक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, देन उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम सीएनएस बोल सकते हैं। और ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम अगर हम बात करते हैं उसके फंक्शंस के बेस पे, तो हम उसे हम लोग पेरिफेरल मतलब पीएनएस हम लोग बोल सकते हैं। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा तो समझ में बहुत अच्छा से आपको आएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे ब्रेन। माय डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं फॉर ब्रेन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन हाँ इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से दिया है। इंटरनल दिया है, जबकि डायग्राम में इनकम्प्लीट डायग्राम। और एक बात मैं बता दूं, जबकि ये डायग्राम जो है आपको, ये डायग्राम को आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, नेम को अच्छा से देख लेना, क्योंकि डायग्राम या तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे ABCD करके दे देगा, बताओ यहाँ पे नाम क्या है, या डायग्राम में कुछ इस मिसप्रिंट कर देगा, बताओ क्या मिसप्रिंट वर्ड है ना। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा अच्छा से कर लेना, जो कि आता है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके ह्यूमन नर्वस सिस्टम के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कुछ बुक का लाइनिंग है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, central nervous system consists of brain and spinal cord. The brain and the spinal cord are protected by the axial skeleton, brain by the cranium box. ये आपका फंक्शन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया ब्रेन by the brain box, that name is a skull. यहाँ पे हम लिख देते हैं skull. And spinal cord is protected by the vertebral column. ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है और स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्टेड होता है। तो आपको यहाँ पे मिल गया कि स्कल से प्रोटेक्टेड या एक्सल स्केलेटन है ना, प्रोटेक्टेड जो करता है वो ब्रेन को करता है, और वर्टेब्रल कॉलम जो करता है वो होता है स्पाइनल कोड को। समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं ब्रेन के बारे में। तो मैं ब्रेन को बताने से पहले ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूँ फटाफट। तो ये मेरा ब्रेन का पार्ट है जो कि आधा कटा हुआ पूरा का पूरा है ना, मतलब बीच से बिल्कुल डायसेक्ट किया गया है यहाँ। और इसको देखना तो यहाँ पे आप डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ये डायग्राम, ये ब्रेन का आपका साइड व्यू है, ये हम लोगों का ऊपर से व्यू दिखा रहा है, ठीक है। हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ दो पार्ट में ये डिवाइड है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। ये आपका राइट पार्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहा है हेमीस्फीयर, या इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो आपको आसानी से दिखाई देगा। ये हम लोगों का हेमीस्फीयर, तो इसको इस हेमीस्फीयर को बोला जाता है लेफ्ट हेमीस्फीयर एंड राइट हेमीस्फीयर। इसका नाम है सेरेब्रल हेमीस्फीयर, सेरेब्रल हेमीस्फीयर लिखा है, सही है ना, समझ में आ रहा है बात ना। तो हम लोग का ब्रेन क्या दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे आप, यहाँ पे जो ये गड्ढा ये ब्रेन में है थोड़ा सा छेद, इसको सल्कस या सल्की भी बोला जाता है ना।
और जो उठा उठा पार्ट हो जाएगा ना, जो ऊपर ऊपर उठ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें, है ना। तो एक अंदर का पार्ट है, यहाँ पे अंदर दिख रहा है, ये घुसा हुआ पार्ट है, ये घुसा हुआ पार्ट है, सभी से, है ना। तो इसको सल्कस कहा गया, और जो पार्ट उठा उसको गायरस कहा गया। ये तो हो गया हम लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देख सकते हो इसके 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट आपको हो गया। एक जो सबसे पहला पार्ट, ये हो गया पार्ट नंबर 1, फ्रंटल व्यू। और ये पार्ट जिसका हम डायग्राम बता रहे हैं, इसका नाम है सेरेब्रम। जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीडिंग कराऊंगा, सेरेब्रम इस पार्ट है। एकदम शॉर्टकट समझिएगा, अच्छा से समझिएगा, सेरेब्रम पार्ट। अब ये सेरेब्रम पार्ट जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट नंबर इज फ्रंटल लोब, सेकंड नंबर इज द टेम्पोरोपैरिटल लोब, थर्ड नंबर इज द ऑक्यूपिटल लोब, एंड फोर्थ नंबर इज द टेम्पोरल लोब। समझ में आ गई होगा आपको। ये हो गया हमारा ब्रेन का 2 पार्ट जो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, ठीक है ना। और ये पार्ट जो है हम लोगों का क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं चलता हूँ दूसरे डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरे डायग्राम में लेकर आ गया हूँ। मैं यहाँ पे आपको, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा देखिएगा मैडम, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ये बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, है ना। तो आपको समझ में आएगा। स्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्कल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर है जो आपको ब्लू कलर से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप। इसको कहा जाता है मेनाइंजिस। ये पॉइंट आप लोगों के बुक में आया हुआ है ना, फील्ड कैविटी करके लिखा हुआ है। ये मेनाइंजिस है जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बाहर से आपका क्रेनियम या बोल सकते हैं हम लोग स्कल, उसके बाद आएगा मेनाइंजिस। ये दोनों पॉइंट जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये सेरेब्रम, ये जो जितना येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो येलोइश पार्ट, ये पूरा येलोइश पार्ट को सेरेब्रम कहा जाएगा, ठीक है ना, सेरेब्रम। यही मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट। 80% पार्ट ऑफ द पूरा का पूरा ब्रेन का 80% पार्ट अकेला है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इस डायग्राम में, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट जिसके ऊपर ये पूरा सेरेब्रम बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको, सेरेब्रम जिसके ऊपर बैठा हुआ। ये फिगर हम लोगों के एनसीईआरटी के बुक में भी ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ये पॉइंट, ठीक है ना। समझ में आ गया बात आप लोगों को। चलिए अब इसको फिगर आ जाते हैं। इसका नाम क्या रखा भाई, इसका नाम रखा कॉर्पस कैलोसम। मीन्स सेरेब्रम इज बेस्ड ऑन द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना, कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा, तो ये मैं सेरेब्रम में 3-4 पार्ट बताया मैंने, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, और सामने का जो पार्ट है जो इस साइड से, क्योंकि चूंकि ब्रेन कटा हुआ तो बीच का सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे साइड से जो है टेम्पोरल लोब। यहाँ तक समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया पॉइंट। ये किसका बात बता दिया मैंने आपको, फोर ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट का। दूसरा पॉइंट जो है आपका जो है, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। याद रहेगा आपको, ऑल्फैक्टरी लोब मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी, यहाँ पे रीजन जो है ना, ये रीजन जो है ये ऑल्फैक्टरी लोब का रीजन है, यहाँ पे ये रीजन ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर पार्ट जिसका नाम है डायनसेफलोन। थर्ड नंबर पार्ट डायनसेफलोन, जिसमें थैलेमस एक पार्ट है और एक पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। एक पार्ट का नाम थैलेमस और एक पार्ट का नाम हाइपोथैलेमस। चलिए इसको मैं आपको दूसरे फिगर से भी दिखाता हूँ, समझ में आपको आएगा अच्छे से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लो, ये फ्रंटल लोब हो गया, ये हो गया पैरेटल लोब, ये हो गया पिंक कलर का ऑक्यूपिटल लोब, और ये आपका जो साइड वाला जो रीजन है वो हो गया आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, एक थैलेमस हो गया, यहाँ पे ये रीजन थैलेमस हो गया, ठीक है ना, और ये हाइपोथैलेमस ये रीजन को बता रहा है, ठीक है। और एक रीजन और छूट गया जहाँ आपका, जिसका नाम है एपीथैलेमस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं एपीथैलेमस, जबकि सबको हम लोगों को एग्जामिनेशन में ये सब नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड का एक फंक्शन जरूर आएंगे, और पीनियल ग्लैंड इज अटैच टू द एपीथैलेमस ऑफ द डायनसेफलोन, या बोले तो फोर ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये आपका डायनसेफलोन का पार्ट है, देखो। और अब बोलेंगे कि अभी आप तो बता रहे थे कि ये मिड सेक्शन जो है, जो हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया हो वो डायग्राम तो
मिड ब्रेन का सेक्शन, ये बात सही है बिल्कुल, मिड ब्रेन का सेक्शन। तो मिड ब्रेन डाइनसेफ्लोन को बाहर से पकड़ के रखे हुए हैं। बात समझ में आ रही बात यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए पूरी की पूरी, क्योंकि इसका फंक्शन जब बताएंगे तो आपको फिर वहाँ पे समझ में, अभी बस डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे आप देख लो, ये सेक्शन जो है आपका जो है, क्या नाम बताएं, ये सेक्शन का नाम है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, है ना, जो क्या करता है आपके सेंस ऑफ स्मेल को एनालाइज करता है। जो सूंघते हो आप, तो सूंघने के बाद वो कैसा स्मेल करता है, किस चीज़ का स्मेल है, अच्छा है या बुरा है, बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, ये सारी चीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मिड ब्रेन आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेक्शन में मिड ब्रेन है, इसी सेक्शन में डाइनसेफ्लोन भी। देखो हाइपोथैलेमस तो लिख दिया है ना, तो कैसे पॉसिबल है कि मिड ब्रेन में, आपको लग रहा होगा मिड ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस, नहीं, गलत बात। चूंकि हम लोग क्लास 10th में तो उतना डिटेल नहीं जानेंगे हम लोग। क्रेनियम यहाँ पे लिखा है ना, क्रेनियम यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो पतला सा जो लेयर है ना, इसी का नाम है मेनाइंजिस, मेनाइंजिस लेयर, और क्रेनियम यहाँ पे दी, और यही दोनों मिलकर क्या करता है, हमारे पूरे ब्रेन को क्या करता है। अब यहाँ पे उठे उठे पार्ट तो बता ही दिया अभी आपको, सल्कस, एक का नाम गायरी, ठीक है ना, पोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आपको डायग्राम में भी अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था, जस्ट मैंने डायग्राम दिखा दिया, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे अटैच है, आप देख सकते हैं। ये सेक्शन मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का है, दिख रहा है, दो यहाँ पे दो दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों इसको कहा जाता है। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन, क्योंकि मैं छोटा छोटा फंक्शन में आपको दिखाऊंगा जरूर। और एक पॉइंट और लेके आता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जरूर से दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग, है ना, कि कौन सा पार्ट। देखो यहाँ पे आपको फ्रंटल लोब आया, फ्रंटल लोब में क्या क्या, मूवमेंट कराने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसलिए जब आप मैथ बनाते हो ना, या कोई भी चीज़ याद करते हो, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा, या कोई काम कर रहे हो सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बहुत जोर का पेन होता है, क्योंकि इसी रीजन में जो है था प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेटिंग, थिंकिंग, बिहेवियर, पर्सनालिटी, मूड, ये सब। इसलिए सामने का ही रीजन जो अक्सर हम लोग का पेन जब पढ़ने में दिक्कत होता है, ये सामने का रीजन जो है बहुत ज़्यादा पेन करता है, बिकॉज इट द फ्रंटल ऑफ द सेरेब्रम, ये पूरा सेरेब्रम का पार्ट है। उसके बाद ये जो सेक्शन जिसने में जब पैरेटल लोब, इसमें सेंसेशन, सेंसेशन समझते हैं, मतलब महसूस करना, लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस। तो लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, आप कौन सा लैंग्वेज याद करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज डिटेक्शन करना, ठीक। मान लीजिए आपको कोई भी दूसरे लैंग्वेज बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई अमेरिकन लैंग्वेज, कोई चाइनीज़ लैंग्वेज, तो चाइनीज़ लैंग्वेज, ये सब डिटेक्शन करने का काम ये सेक्शन होगा पैरेटल लोब का। बॉडी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम आपको बाल झाड़ के आए हैं, ये कलर पहनना है, कैसे हाथ रखना है, सारी चीज़ें ये सारे डिटेक्ट करेगा पैरेटल लोब। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब ये जो है विजन और परसेप्शन, मतलब देख कर समझने की बात है। विजन मतलब कि अगर इस सेक्शन में किसी का चोट लग जाए, पीछे ये यहाँ पे जो रीजन चोट लग जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके ऑब्जेक्ट हिलने लगे, मतलब कि जो जोर से लग जाए तो उसको दिखाई नहीं, इसलिए बोलते हैं पीछे नहीं मारा करो, आँख से दिखाई नहीं देगा उसको, है ना। यहाँ पे पैरेटल, इस जगह पे चोट लग गया तो ये बॉडी अवेयरनेस, लैंग्वेज, सेंसेशन, ये सब खराब हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेम्पोरल लोब का, चूँकि हम लोग 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, बाकी पार्ट को छोड़ देंगे हम लोग। टेम्पोरल लोब में हियरिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, ये लैंग्वेज, हियरिंग एंड मेमोरी। और अगर यहाँ पे इस रीजन में कान के जस्ट ऊपर अगर किसी को चोट लगता है ना, तो उसका हियरिंग कैपेबिलिटी खत्म हो सकता है, मतलब कान से आवाज़ जाती है ना, तो इस सेक्शन बढ़ने के बाद जाती है, जिसका नाम हो गया आपका टेम्पोरल लोब। ये हियरिंग को अंडरस्टैंडिंग करता है कि आप क्या सुन रहे हैं, आप धीरे सुन रहे हैं, जोर से सुन रहे हैं, आप बात समझ, मतलब धीरे सुन रहे हैं कि जोर से सुन रहे हैं, वो बोल क्या रहा बंदा, हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, तो वो लैंग्वेज को सुनने का, लैंग्वेज और सुनने का। देखो लैंग्वेज यहाँ पे भी है, लैंग्वेज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सुन के, और यहाँ पे केवल लैंग्वेज। बस पॉइंट समझ रहे बात। ये सब किसका पार्ट है, ये पूरा का पूरा सेरेब्रम पार्ट है। अगर आपको एग्जामिनेशन में फंक्शंस पूछ दे सेरेब्रम का, तो आप 1 नंबर
2 नंबर 3 नंबर, ये जो नंबरिंग जो दिया हुआ है ना, ये किसी भी एक नंबर का 2 फंक्शन अगर आप लिख देते देन यू कैन कंप्लीट द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। गॉट इट? ये सब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग ओरिजिनल पॉइंट में चलते हैं। ओरिजिनल पार्ट पे हम लोग फिर से आ गए और हम इसको टू द पॉइंट नोट्स के हिसाब से समझाते हैं, ये बुक के नोट्स के हिसाब से। माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन is the highest coordinating center in the body. Brain is surrounded by the 3 membrane called meninges, which provide protection to it. The space between the 3 meninges is filled with the CSF. ये आएगा आपके, मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिखा दूंगा, तो मैं वहाँ से ना पढ़ा कर डायरेक्टली यहाँ से पढ़ा दूँ ताकि पूरा का पूरा पॉइंट्स और साथ में इसका नोट्स पूरा का पूरा आपको अवेलेबल हो जाए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CSF। ये क्वेश्चन आता है कभी। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, तो CSF का फंक्शन हो गया, मेनिंजेस का फंक्शन हो गया, दोनों का फंक्शन जो है मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को बचाता है। द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ये बात हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, फोर ब्रेन के ऊपर। फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट है माय डियर्स। ऑल्फैक्टरी लोब मैंने बता रखा अभी आपको जस्ट, दूसरा पॉइंट डायनसेफ्लोन और तीसरा पॉइंट सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो 80% पूरे फोर ब्रेन का अकेला, पूरे ब्रेन का अकेला 80% है ना। और उसको ऑल्फैक्टरी लोब बहुत छोटा सा पार्ट डायनसेफ्लोन। अब यहाँ से फंक्शन आप नोट करते चलना इसको, मैं पढ़ाड़े मीन्स सॉरी बोले में दिक्कत होती है, थोड़ा सा पढ़ाते चल रहा हूँ मैं, तो आपको समझिए कि हम आपको बताए थे ये जो सेरेब्रम जो है ये कॉर्पस कैलोसम के ऊपर में रखा हुआ है और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मीन्स 4 लोब में डिवाइडेड है। कोई मेरा पूरा का पूरा सेरेब्रम, ठीक है ना। बस टॉप टू पॉइंट, एक का नाम ऑक्यूपेटल लोब जिसका काम विजुअल रिसेप्शन करना है। ऑक्यूपेटल लोब विजुअल रिसेप्शन करना मतलब पीछे की ओर अगर चोट लग जाए तो यहाँ पे फंक्शन है। अब ये 4 फंक्शन दिया हुआ है, ये चारों फंक्शन सेरेब्रम का या फिर स्पेशल फंक्शन सेरेब्रम का आप यहाँ नोट कर लो। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी रिसेप्शन करता है, फ्रंटल लोब स्पीच, फेशियल मस्कुलर, हायर मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था। पैरेटल लोब में टेस्ट, स्मेल, टच एंड कॉन्शियस एसोसिएशन, जिसमें बॉडी अवेयरनेस आपको बताया था मैंने, बॉडी के बारे में सोचना, ठीक है ना, समझ रहे बात ना। और मेन फंक्शन सेरेब्रम 10 इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन इज सीट मेंटल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, कॉन्शियसनेस, ये सब इसके अंदर आके, क्योंकि ये चारों पार्ट जो किसका पार्ट है भाई साहब, ये सेरेब्रम का पार्ट है। क्लियर हो गया पॉइंट? स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब का छोटा सा फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। ये फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब जो कि हम लोग का जो है ना आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, क्या भाई, सेंस ऑफ स्मेल। और यहाँ पे डायनसेफ्लोन, जो कि डायनसेफ्लोन आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हाइपोथैलेमस है हम लोगों के एनसीईआरटी में, है ना। देखिए आप पढ़ लीजिएगा समझ में। तो हाइपोथैलेमस किसके अंदर पॉइंट आते हैं, डायनसेफ्लोन के अंदर आते हैं, है ना। और उस डायनसेफ्लोन के अंदर एक कैविटी होता है, इसका नाम थर्ड वेंट्रिकल होता है। इसी थर्ड वेंट्रिकल के अंदर CSF प्रेजेंट होते हैं, याद रखना आप लोग। जो कि एपिथैलेमस है ना, थैलेमस है ना, और हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ हम लोगों का, तो हाइपोथैलेमस को देखना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चले आगे, चलते आगे। चूँकि पूरा का पूरा यहाँ पे कलर्ड है तो मैं इसलिए कर दी ताकि जल्दी से जल्दी इसका हम लोग नोट्स कर सके आराम से। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। हाइपोथैलेमस का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ माय डियर स्टूडेंट, हंगर, थर्स्ट, फैटिग, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग, इमोशन, है ना। ये सब किसका है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। ये एनसीईआरटी में इसमें से कुछ फंक्शन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। सीक्रेट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स सीक्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रखा हूँ मैं यहाँ पे भी स्टार लगा। सीक्रेट न्यूरो हार्मोन्स विच रेगुलेट द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को, चूंकि हाइपोथैलेमस, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को रोकता हूँ मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ऑल द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा। एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा मास्टर ग्लैंड है, इसमें नो डाउट। लेकिन ये बात मास्टर ग्लैंड बोला गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका भी मास्टर है कोई, जिसका नाम होगा हाइपोथैलेमस। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी
and pituitary gland is controlled by the hypothalamus which release the neurohormone to activate the anterior lobe of the pituitary। बात समझ में तो आ गई आप लोगों को। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन बट नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बहुत प्यार से, बहुत आसानी से माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा से समझना आप लोग, क्योंकि ब्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग। स्किप भी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि स्किप वही करेगा जिसको समझ में नहीं आता है। ब्रेन तो पढ़ने की या समझने की सबकी बात तो नहीं है, मतलब सब तो समझ सकते हैं, जिसका ब्रेन होगा वही से समझेगा ना, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन का। यहाँ पे मैं इसको पूरा का पूरा सर्कल कर देता हूँ, मैं यहाँ पूरा का पूरा इसको मैं पार्ट को डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन का पूरा, है ना। मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन टू हैंड ब्रेन, ये पहला फंक्शन। अगर आपको फंक्शन मिड ब्रेन दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत स्ट्रिक्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ था। मैं यहाँ पे मेरा ये बुक है, बुक का नोट्स है, तो इससे आप देख सकते हैं आप इसमें। मिड ब्रेन का काम है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को आपस में जोड़ना। ये पहला पार्ट किसके बेस पे? रिफ्लेक्स मूवमेंट के बेस पे। मतलब कि कोई आवाज़ दे रहा है आपको, तो गर्दन को, मतलब कि ये सारी रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? फोर ब्रेन से हेड ब्रेन को, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन, ये गलत बोले। पहला ये मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलस। ये दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। मतलब मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन तो जान ही रहे आपको। कोई बोले हेलो हेलो हेलो, यहाँ ये सुनिए, तो क्या करते हैं आप? अपनी गर्दन को घुमाते होंगे, या अपने नेक को घुमाते होंगे, या अपने हेड को घुमाते होंगे, या अपने पीठ को घुमाते होंगे। किसके बेस पे? विजुअल ऑडिटरी, मतलब देखकर या सुनकर रिस्पॉन्स करना। ये किसके बेस पे? रिफ्लेक्स एक्शन के बेस पे। और दूसरा आई मसल्स चेंज इन पुपिल साइज एज वेल एज शेप ऑफ द आई लेंस, मतलब कि आंख में लाइट पड़ जाने से आंख का पुतली जो होते हैं, जो अंदर में जो रेटिना या उसमें आई का जो पुपिल्स है, ये सब शेप चेंज कर देते हैं। तो ये किसके बेस पे होता है? मिड ब्रेन के बेस। ये सारा कंट्रोल मिड ब्रेन करता है। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस यहाँ पे आ गए। आप कोई एक फंक्शन याद कर लेंगे तो इनफ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलना माय डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द फोर ब्रेन ब्रेन पार्ट, दैट्स नेम इज द हैंड ब्रेन। एनसीईआरटी में पूरा का पूरा डिटेल में है, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे मैं शॉर्टली इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेरिबेलम, ये पढ़ चुके हम लोग डायग्राम में, पोन्स, वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सबका फंक्शन दिखा देता हूँ। सेरिबेलम लाइज एट द, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा कम करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे सेरिबेलम लाइज एट द रूफ ऑफ द हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के सेरिबेलम रूफ पे, मतलब कि पीछे बैक साइड में प्रेजेंट हो। और दिस रीजन कंट्रोल, यहाँ से फंक्शन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ये पोस्चर को कंट्रोल करता है। जैसे पेंसिल पेन को पकड़ना, राइडिंग करना, है ना, तार पे चलना, है ना, मतलब किसी दीवार पे चलना, जैसे जस्ट लाइक, ये पोस्चर को कंट्रोल करने का। बस इतना लिख दोगे तो भी आपका आंसर। पोन्स का काम क्या भाई? कि रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। मेडुला, है ना, यहाँ पे लिखा गया एबव द मेडुला एंड टेक पार्ट रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। इसका फंक्शन हम लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पोन्स का फंक्शन। हाँ, मेडुला का फंक्शन, मेडुला लाइक एट द फ्लोर ऑफ द हैंड ब्रेन कंटिन्यूस इन द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज ऑफ 4 वेंट्रिकल। यहाँ पे भी सीएस से भरा रहता है। अब इसका मेन फंक्शन यहाँ से शुरू है। हार्ट बीटिंग कंट्रोल करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना, एक्सपेंशन कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, है ना, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। स्वेलोइंग मतलब निगलने में, वॉमिटिंग करने में, छींकने में, है ना, कफ होने में, हार्ट बीट कंट्रोल करने में, ब्रीथिंग करने में। समझ रहे बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? पॉइंट आप लोगों का सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, है ना। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? मेरा मिड ब्रेन। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक में, चलिए मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे
कहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकिंग ऑफ ए पेंसिल इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। वॉलंटरी एक्शंस करता है यहाँ पे सेरिबेलम को। दूसरा फंक्शन क्या माय डियर्स, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, है ना, क्योंकि मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट इज फेल टू टेक प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये रिफ्लेक्ट मीन्स सेरिबेलम में चोट लग जाए, पीछे छोटा दिमाग में चोट लग जाए तो क्या होगा, क्या होगा। तो ये सब फंक्शन आप नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इस अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको दे दूँ, जो ड्रिंक करते हैं ना, शराब पीते हैं, वो शराब पीते तो उसमें वाइन का जो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो क्या करते हैं, हमारे इसे सेरिबेलम को ब्लॉक कर देता है, फंक्शन नहीं करने देता, जिसके बिना तो उस व्यक्ति के क्या होता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मीन्स उसको मतलब बचपन वाला हाल है, उसको पता नहीं चलता ना कि रास्ता टेढ़ा है, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। बात समझ रहे बात। और अगर सेरिबेलम का इतना फंक्शन देखते हैं आप, एथलीट्स जो बच्चे लोग रोड पे जो है आप कसरत दिखाते हैं या कोई मतलब एथलीट्स कुछ दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अखाड़ा दिखाते हैं, तो क्या तार पे चलते हैं, वो कैसे तार पे साइकिल चलाना शुरू कर देते, तार पे लटक मतलब उस पैर के ऊपर मतलब उसके ऊपर रख के पैर चलते आराम से, चप्पल पहन के चलते उसके ऊपर। तो कैसे हो रहा है, क्योंकि सेरिबेलम का फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसमें चोट लग जाए तो क्या होगा, सारा का सारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ पे एक और मीन्स मिड ब्रेन का और हैंड ब्रेन का थोड़ा सा फंक्शन है, देखो मिड ब्रेन दिया हुआ है एंड हैंड ब्रेन, है ना। मेनी ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, है ना। दोनों को बोल दिया, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन दोनों का। ऑल दी मिड ब्रेन में नहीं बोला, मिड ब्रेन बोलने क्या भाई कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस को। और अभी जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, उस बुक में दिखाया, तो वहाँ पे मिड ब्रेन का फंक्शन बता रहा है कि हेड नेक का जो है आपका जो है मूवमेंट कराना बाय द विजुअल एंड ऑडियो रिसेप्शन की इत्यादि, ठीक है, समझ रहे बात ना। और दूसरा काम क्या है कि हैंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम भी है मिड ब्रेन का, ठीक है। और हैंड ब्रेन का काम क्या है भाई, देखिएगा, हैंड ब्रेन डायरेक्टली पूरा का पूरा लिख दिया हैंड ब्रेन का। तो यहाँ पे हैंड ब्रेन में किसका, मेडुला, मेडुला, है ना, मेडुला क्या क्या, वॉमिटिंग, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर, वहाँ पे था हार्ट बीटिंग, लंग्स में इनहेलेशन और एक्सलेशन करना, ये सब का काम कौन करता है, मेडुला ऑफ द हैंड ब्रेन। इसलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, मेडुला और सेरेबेलम। मेडुला का काम है इनवॉलंटरी काम को करवाना और सेरेबेलम का काम है वॉलंटरी को करवाना। ये दोनों का फंक्शन भी यहाँ से आपको मिल जाता है। बात समझ में आ गई जो कि आप लोग यहाँ से आपको फंक्शन भी आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, सारा बात क्लियर हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों का और छूट गया है, मैं आपको उस डायग्राम में लेके चलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड में लेके आता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है कंटिन्यूस मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्टिंग होता है और एक्सटेंड डाउनवर्ड अर्ली टू द लुम्बर रीजन, मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी का सेक्शन का नाम लुम्बर रीजन। स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूसली सराउंडेड बाय द मेनिंजेस और इसमें जो 31st पेयर ऑफ द नर्व एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से 31 पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, है ना, कि क्या बात बोला गया कि इस कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। इसका काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को लेना, ब्रेन तक भेजना, ब्रेन से लाकर मोटर न्यूरॉन को देना, ये पहला फंक्शन है, ये आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट आपको मिल जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको जो है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें, है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, जो हम लोगों के एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हैविंग टू कंपोनेंट, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। मैंने आपको बताया था डायग्राम में, फ्लो चार्ट मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। वॉलंटरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज अंडर कंट्रोल ऑफ विल, आपकी इच्छा के अनुसार
और इट कंसिस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, जिससे निकलता है क्रेनियल नर्व्स, है ना, ब्रेन से निकलता है क्रेनियल नर्व्स, है ना। कितने होते हैं ये? 12 पेयर के होते हैं, 12 पेयर के। और दूसरा निकलता है स्पाइनल कोड से निकलता है स्पाइनल नर्व, ये कितने? अभी जस्ट मैंने देखा 31 पेयर के होते हैं, 31 पेयर के होते हैं। थ्रू द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, और इसी 31 पेयर स्पाइनल कोड के और 12 पेयर ब्रेन से ये सब निकलते हैं और हमारे बॉडी के, हमारे मसल्स, बॉडी के मसल्स को, या फिर बोले तो ग्लैंड को, सारे ऑर्गन को कम्युनिकेट करते इसी के थ्रू, है ना। थ्रू द यहाँ पे इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ parasympathetic and sympathetic nervous system. Though connected with the CNS, it work independently and regulate involuntary activity of the body like heartbeat, peristaltic movement of alimentary canal. यहाँ पे क्या बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो ऑटोनॉमिक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब कि जैसे आपको वोमिटिंग होगा कि नहीं होगा ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे चीज़ खा लेते हैं आप जो नहीं खाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली वोमिटिंग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो बात बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है कि आपका हार्ट बीट, अगर बात करें हार्ट बीट का, तो हार्ट बीट कैसे काम करता है? धक 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 हो रहा है, या अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है? ये किस तरह से ये काम करता है? कुछ तो होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो बोला कि हमारे ब्रेन का कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे अभी इनवॉलंटरी हम लोग देखा कि इनवॉलंटरी, तो ये सब इनवॉलंटरी से हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, लंग्स, आईज, स्टमक, सेरेब्रल ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग। मतलब सिंपैथेटिक मतलब इनवॉलंटरी एक्शन का एक पार्ट है जिसका नाम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारा हार्ट बीट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए आपको अचानक से कोई डर लग गया आपको, तो क्या ऑटोमेटिक दिल का धड़कना बढ़ जाएगा? तो ये एक सिंपैथेटिक। अब जब आपको समझ में आ गया, ये डर खत्म हो गया, तो फिर हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। कौन करता है? ये पैरासिम्पैथेटिक करता है। समझ रहे बात? पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। उसी तरह से ब्लड प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन करना, डायलेशन करना। लंग्स की बात, डायलेट ब्रोंकाइल, ब्रोंकियोस कंस्ट्रिक्ट हो गया। उसी तरह से आई का डायलेट पुपिल, कंस्ट्रिक्ट पुपिल्स। जैसे स्टमक में इनहिबिट सेक्रेशन गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, स्टिमुलेट सेक्रेशन गैस्ट्रिक जूस इन। मतलब क्या हो रहा है कि भूख लगना, अब भूख खत्म हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको टाइम के हिसाब से आपको भूख लगता है, ये बात आपको पता ही होगा। टाइम के हिसाब से आपको भूख लगता है, फिर टाइम के हिसाब से भूख आपको खत्म हो जाता है। कैसे होता है ये चीज़? आखिर ये होता कैसे? तो इसका मतलब कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, वो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलता है कि भैया तुम गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करो, बिकॉज टाइम हैज कम, then food will come to digest, so firstly you release the gastric juice। ये काम क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। कौन कर रहा है भाई? पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है। और जब वो बंदा खा लिया या खाना खा लिया या नहीं खाया, तो कुछ देर तक भूख लगा रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर भूख लगना बंद हो जाता है। तो जब भूख लगना बंद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगी? फिर हमारा उस इनवॉलंटरी पार्ट का सिंपैथेटिक को बोला जाएगा, एक काम करो तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलो कि अब गैस्ट्रिक जूस को ना निकाले, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगा या वो खाना खा चुका है। क्योंकि आपको हमेशा भूख नहीं लगेगा, एक टाइम पे भूख लगता है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। समझ रहे बात ना? इसी के बेस पे उसी तरह से सेरेब्रल ग्लैंड सैलिवा रिलीज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर, जैसे इंड्यूसेस रिलैक्सेशन, इंड्यूसन क्रैफ्ट। मतलब क्या होगा? जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाएगा, बात समझ रहे बात? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाएगा, तो आपको कैसे पता यूरिन जमा हो गया?
आपको एक टाइम के बाद क्या होगा, टॉयलेट लगेगा। ये कब होगा, जब आपके इस पैरासिम्पैथेटिक ने क्या किया, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि वो प्रेशर देना शुरू करेगा आपको। और आपको रिफ्लेक्स एक्शन में वहाँ पर पढ़े हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि वो इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, आपको यूरिनेशन लगेगा, मीन्स टॉयलेट लगेगा। और जब आप टॉयलेट कर लोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस रिलैक्सेशन, और अगर नहीं भी करोगे तो बार बार आपको लगते रहेगा, ऐसा लगा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा फिर ठीक होगा, फिर लगेगा फिर ठीक होगा, फिर लगेगा, मतलब धीरे धीरे आपको महसूस होते रहेगा। पॉइंट समझ रहे बात में? ये सब हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस का ये दो तरह से काम करता है, एक जो चीज़ को ऑटोमेटिकली शुरू करवाता है और एक चीज़ जो उस चीज़ को स्टॉप करता है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट कराता है और एक जो रिलैक्स करवाता है। पॉइंट समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर हो गया पॉइंट? ये सब का आप लोग नोट्स कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं करना तो भी आपको कोई इशू नहीं। अब लास्ट पॉइंट है हम लोगों का इस ब्रेन का पार्ट का, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। ये बात मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रखा हूँ, बस पढ़ के समझा। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटी नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड फॉर दिस बॉडी डिजाइन सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड द बॉडी बॉक्स, इसके स्कल बोलते हैं। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड बलून, जो अभी मैं आपको बताया था, CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। तो इसका फंक्शन मैं आपको CSF बता दी, वहाँ पे भी लिखा हुआ था, नोट्स में आप कर लिए होंगे। If you run your hand back the middle of your back, you feel hard, bumpy structure. This is the vertebral column or backbone which protect the spinal cord. तो स्पाइनल कोड का फंक्शन हो गया कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बैक कौन प्रोटेक्ट कर रहा है या वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में तो आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू काउज एक्शन, कि हमारा नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है। मैं आपको इसको समझाने के लिए पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। आप देख सकते हैं डायग्राम, चलिए यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये मैसेज जा रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए एक स्टिमुलस यहाँ से गया, न्यूरॉन जो है ये आपके जो ऑर्गन है उसको रिसीव किया, सपोज सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन हम लोग का, ये मैसेज को लिया और ले जाने के बाद ब्रेन को दिया। ब्रेन ने क्या किया, उसका प्रोसेस किया, इंट्रिकेट किया कि भाई क्या मैसेज है। उसके बाद ये हम लोगों के बॉडी के मसल्स में, क्योंकि या तो मसल्स वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा, दोनों हो सकते हैं, हम लोग वॉलंटरी की बात करते हैं। तो मसल्स में क्या, जो हम लोग के जो वॉलंटरी मसल्स है, इसको हम लोग क्लास 9 में स्ट्रेटेड मसल्स बोले थे, क्योंकि आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ क्लास 9 है ना। और स्ट्रेटेड मसल्स में स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ प्रोटीन्स है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोटीन, और ये प्रोटीन का नाम क्या है, मायोफिब्रिल्स। ये रिस्पॉन्स के बेस पे ये शेप को चेंज करता है, ठीक है ना। अब इसको समझ, मान लीजिए यहाँ पे मैसेज आया, ये ब्रेन ने कुछ केमिकल भेजा और ये प्रोटीन को, ठीक है ना, जैसे प्रोटीन में वो केमिकल जो न्यूरॉन रिलीज करता है, वो केमिकल आके इस मसल्स के अंदर मसल्स टिश्यू के अंदर जो सेल के अंदर जो प्रोटीन, इसमें आके उसको क्या करते हैं, उसका शेप को चेंज कर देगा। और जब शेप चेंज हो जाएगा, जिसके बिना पे क्या होता है, हम अपने हैंड को, अपने पैर को अपने नीड के बेस पे, अपने व्हील के बेस पे शेप को चेंज करते हैं। अब इसको समझ के बस समझना आगे बात, मतलब ये मैसेज को भेजेगा और ये केमिकल्स हमारे मसल सेल्स के अंदर आएंगे और उसमें जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, केमिकल को जो ब्रेन से आ रहा है ना, उसके बेस पे अपने शेप को चेंज करता है, जिसके बिना पे हम अपने बॉडी को, हमारे मसल्स जो है अपने शेप, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ना, मान लीजिए आप लिख रहे हो तो कौन लिख रहा है, ये पूरा फिंगर लिखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन कंट्रोल किसका द्वारा आ रहा है, ब्रेन को। तो ये ब्रेन बता रहा है ना कि आपको कैसे लिखना है, ये मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो कैसे हो रहा है, ये सोचने की बात है ना। आप सुन रहे हो और सुनकर लिख रहे हो, डिक्टेशन हो रहा है आपको, या बोर्ड पे देख के लिख रहे हो, तो आँख तो नहीं लिख रहा ना, आँख से, आई से आप क्या उस विजन को क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्रेन जा रहा, ब्रेन फिर आपके इस हाथ के इस फिंगर को ऑर्डर देगा कि आपको कैसे लिखना है। मैथ बना रहे हो, साइंस बना रहे हो, हिंदी है, इंग्लिश हो, सारी चीज़ें क्या कर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। चलिए इसको फटाफट पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा।
बोला कि हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंड इट टू अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ब्रेन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कन्वे डिसीजन टू मसल्स। फिर ऑर्डर दिया जाएगा मसल्स को फॉर एक्शन। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। तो मसल टिश्यू का फाइनल जॉब। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल सेल्स, द मसल्स फाइबर मस्ट मूव। तो मसल्स के जो फाइबर, क्योंकि मसल्स के फाइबर बोले जाते हैं ना। हाउ डज अ मसल सेल मूव? अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखते क्वेश्चन आ रहा है। बोले दिस सिंपल नोशन, ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, एट द सेलुलर लेवल द मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग द शेप सो दैट दे शॉर्टेन। सो समझ में आ गई बात, ये कैसे मूव करते हैं? तो मसल्स का जो सेल है वो छोटे हो जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है कि हाँ ये शेप चेंज कैसे होता है, ये मसल्स का सेल का शेप चेंज कैसे होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंप्लेंट। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses। जो ब्रेन ने जो मैसेज को भेजा, जो केमिकल को भेजा, उस केमिकल को देखते हुए ये जो स्पेशल प्रोटीन जिसको मायोफिब्रिल, इसके अंदर मायोसिन और एक्टिन दो प्रोटीन होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और ये अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करें, मतलब मुड़ जाते हैं। जिसकी बिना पे हम, जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है ना, ये बॉडी समझ रहे, बॉडी। तो आप ये फाइटिंग, जैसे आपको लिखना था यहाँ पे, और हाथ आपका मुड़ रहा है यहाँ पे, समझ रहे बात, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो ये किसके बेस पर है? तो बोला कि ब्रेन जो रिस्पॉन्स को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा हमारे इस मसल्स के सेल में, और मसल्स के सेल के अंदर स्पेशल प्रोटीन होगा, और उस प्रोटीन का शेप क्या होगा माय डियर, चेंज हो जाएगा। प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा, समझ रहे बात ना, प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा। When this happen, new arrangement of these protein give to the muscle cells a shorter form। यहाँ पे दूसरा आंसर हो गया आपका, दूसरा आंसर है ना, सारा आंसर इसमें लिखा हुआ है ना। Remember when we talked about the muscles tissue in class, there is much kind of muscles such as involuntary muscles, involuntary muscles, based on what happened discussed so far, what you think, what difference between the whole। मतलब यहाँ पे आपको voluntary muscles यहाँ पे लिखा हो गया है ना, voluntary muscles और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में बता रहा है यहाँ पे, जो ऑलरेडी क्लास 9 ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है माय डियर स्टूडेंट, जस्ट इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो जिसको हम लोग 4 नंबर जो अगले जो पार्ट हम लोग वीडियो आएगा इसमें इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों का शुरू होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। या तो एनिमल्स के बारे में बात कर ली कि एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम है, एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम है कि नर्वस सिस्टम के बेस पे वो बातें करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब मिलकर कम्युनिकेशन करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन है जो उसके शेप के चेंज होने के बिना पे हमारा बॉडी क्या होता है, इंटरेक्ट करता है, हमारी बॉडी क्या होता है, रिएक्शंस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट के अंदर तो ना तो मसल्स होते ना नर्वस सिस्टम होता है, आखिर प्लांट कैसे कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। तो हम लोग माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये सब अगले वीडियो में जो आ रहा है इसके बाद जस्ट बात रहेगा, तो उसमें ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन प्लांट को डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।